हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉज इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इकोनॉमिक्स का पेपर बिना लॉ के एक ही बार आज तक सेट हुआ है पिछले 8-10 सालों में। और दोस्तों, ज्यादातर बार ये लॉज जो हैं बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा होते ही हैं। लॉ ऑफ डीएमयू एक खास लॉ है जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है ये समझाता है। अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया ये लॉ कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है और क्या बोर्ड द्वारा दिया गया एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको फॉर्मेट में फॉलो करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है लॉ को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करने की, तो आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम के पेपर्स चेक करते हैं तो हमें यूजुअली बोर्ड के मॉडरेटर्स जो गाइडलाइंस देते हैं उसी हिसाब से ये मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रक्चर, इसी को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए, आज हम लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने वाले हैं। लॉ कोई भी हो, स्ट्रक्चर ऐसा आपको फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ये 2 से 3 सेंटेंसेस में मस्त पैकी आज ही हम बाहर करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इसके अलावा आपको लिखना है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो जो भी लॉ का दोस्तों स्टेटमेंट है ना, आपको अल्फ्रेड मार्शल ने बताया हुआ, वो आपको इंट्रोडक्शन के बाद लिखना है। इसके बाद दोस्तों शेड्यूल यानी एक टेबल होता है, उस टेबल द्वारा एक्सप्लेनेशन किया है लॉ का। तो शेड्यूल, फिर डायग्राम एंड इनका एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस प्रकार शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो आप इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट के बाद लिखिए। लास्टली दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन में ही पूछा होगा आइदर अजम्पशंस और एक्सेप्शंस। हर लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं और हर लॉ में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये अजम्पशंस और एक्सेप्शंस जो है ना, इसी का लॉ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको पूछा गया है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशंस, तो आप अजम्पशंस लिखेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको बोला गया है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू विद एक्सेप्शंस, तो आप एक्सेप्शन लिखेंगे। पढ़ने तो दोनों पढ़ेंगे दोस्तों, और हमारे वीडियोस के जरिए आप आसानी से इन्हें समझ भी पाएंगे और लिख के आसानी से प्रैक्टिस करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर। ज्यादातर ये देखा गया है दोस्तों कि लॉ ऑफ डीएमयू जो है ना, ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉज जो होते हैं वो कई बार 8 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। हालांकि यूटिलिटी एनालिसिस का वेटेज 7 ही मार्क्स का है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड वगैरह जैसे लॉज हैं या लॉ ऑफ सप्लाई है तो ये 8 मार्क्स के लिए भी पूछे गए हैं। लॉ ऑफ डीएमयू की जहां तक बात आती है 4 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है और उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो करना है, ये ध्यान रख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने ये नोट डाउन किया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस लॉ की और बारीकी से हर डिटेल को, हर कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हर लॉ की शुरुआत आपको इंट्रोडक्शन से करनी है। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि इसको लोगों के सामने यानी दुनिया के सामने लाया प्रोफेसर गॉसन ने, लेकिन डिस्कस किया डिटेल में अल्फ्रेड मार्शल ने। तो दो अहम नाम जो आपको इंट्रोडक्शन में याद रखने हैं वो सिंपल से हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे दोस्तों यहां पर प्रोफेसर गॉसन। यस, प्रोफेसर गॉसन, जिन्होंने ये लॉ दुनिया के सामने लाया। सबसे पहले उन्होंने प्रपोज किया ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो भैया मार्शल को ज्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने डिटेल में लोगों के समक्ष ये लॉ को रखा, लॉ को प्रेजेंट किया।
दोस्तों मार्शल को ज्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि मार्शल ने दुनिया के सामने इस लॉ को प्रेजेंट किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया उनकी किताब में, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हां, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस किताब के जरिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दुनिया के सामने रखा और बखूबी समझाया कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये किताब जो है ये पब्लिश हुई थी 1890 में। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआती लाइंस जो आपको दिमाग में फिट करनी है, proposed by Professor Gaussen, proposed by Professor Gaussen, proposed by Professor Gaussen and discussed in detail by Alfred Marshall, discussed in detail by Alfred Marshall, discussed in detail by Alfred Marshall in his book Principles of Economics, in his book Principles of Economics published in 1890। तो ये दो लाइंस उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में फिट हो रही होंगी एकदम आसानी से। लॉ ऑफ डीएमयू का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन, देन डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कब आई थी? पब्लिश्ड इन 1890। उम्मीद करता हूं ये पहली दो लाइंस आपके पल्ले पड़ रही होंगी। दोस्तों बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस की ओर कि ये लॉ एग्जैक्टली है क्या। तो ये लॉ क्या है? तो ये लॉ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। यूनिवर्सल इन कैरेक्टर यानी सब पे लागू होता है यार, ये सभी जगह पाया जाता है, ये कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है। इट इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर एंड बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस। कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर यही है कि जो भी यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं, जो भी यूटिलिटी हमें मिलती है ना, वो यूटिलिटी डिमिनिश होती है, कम होती है, रिड्यूस होती है, गिरती रहती है। जी हां दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लॉ है। इट इज ऑल अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि हम कई बार यूटिलिटी के संदर्भ में देख चुके हैं कि कभी भी आप कोई एक ही चीज को बार बार लगातार कंज्यूम करेंगे तो उसको और कंज्यूम करने की आपकी इच्छा कम हो जाएगी। आपकी फेवरेट चीज भी क्यों ना हो, आपकी फेवरेट चीज सपोज चॉकलेट्स, आप बहुत सारी चॉकलेट्स खाते रहिए लगातार बार बार कंटिन्यूअसली, तो एक पॉइंट पे आप बोलेंगे नहीं यार बस पूरा मुंह मीठा मीठा हो गया, अभी ज्यादा नहीं खा सकता, बस हो गया यार। तो यार कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है जब भी आप सक्सेसिव कंजम्पशन करते हैं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं याद रखिए कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, डिमिनिश होती है और कंज्यूम करने की इच्छा कम हो जाती है। दैट इज व्हाट द लॉ इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये लॉ एक्सप्लेन करता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इसके अलावा याद रखिए इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस, यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस, यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विथ रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मतलब मुझे बहुत प्यास लगी है तो मुझे पहला ग्लास ऑफ वाटर जो है ना वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला है, बहुत ज्यादा यूटिलिटी देने वाला है। दूसरे ग्लास में उतना इंटेंसिटी नहीं है, प्यास तो बुझ चुकी है ऑलरेडी, तो उतनी इंटेंसिटी नहीं है। और इसीलिए मेरे दोस्तों याद रखिए कि ये जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है वो पहले वाले से कम फायदा देने वाला है, कम यूटिलिटी देने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो चुकी है। और यही ये लॉ समझाना चाहता है। लॉ क्या समझाना चाहता है भाई? एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। सिंपल, एकदम आसान। एक बार रिपीट करता हूं, आप भी समझ लीजिए। Introduction of law of DMU. This law was first proposed by Professor Gaussen, discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890, published in 1890, published in 1890। बात करें दूसरे पैराग्राफ की तो यहां पर याद रखिए this law is universal in character based on common consumer behavior that based on common consumer behavior that based on common consumer behavior that utility derived diminishes, utility derived diminishes with reduction in the intensity of want। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर इंट्रोडक्शन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। एकदम आसान सा ये इंट्रोडक्शन आपको 1 मार्क्स दे सकता है एकदम इजीली। तो अच्छे से अगर आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ लें, अच्छे से अगर आप इसको प्रेजेंट करें तो यू विल गेट दैट 1 मार्क वेरी वेरी इजीली। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और अब नजर डालते हैं इस लॉ के स्टेटमेंट की ओर। जी हां, ये है हमारे लॉ का स्टेटमेंट। और दोस्तों अक्सर हर एग्जामिनर, जैसे मैं भी पेपर्स चेक करता हूं बोर्ड एग्जाम के, तो हर एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है, ये उम्मीद रखता है
कि पेपर लिखने वाला स्टूडेंट जो है ना, वो स्टेटमेंट जो है वो सेम लिखे, एज इट इज लिखे, अच्छे से प्रेजेंट करे, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे बाप ने या तेरे बाप ने नहीं लिखा है, ये अल्फ्रेड मार्शल का बोला हुआ स्टेटमेंट है, और इसलिए उसने जैसे बोला है, उसने जैसे बताया है, वैसे इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना बेहद जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर आपकी शुरुआत जो होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल से। हमेशा इज्जत देने का, भैया इज्जत देना जरूरी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जी हां, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। याद रखिए स्टेटमेंट कहता है द एडिशनल बेनिफिट which a person derives, additional benefit which a person derives, additional benefit which a person derives from a given increase in a stock of a thing, D for diminishes। बात बहुत सिंपल है, बात हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी की, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, यानी एडिशनल यूनिट पे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है, एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और यहां यही बताया जा रहा है कि भाई ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, जो एक पर्सन को मिलती है, एक पर्सन जो डिराइव करता है ना, वो मार्जिनल यूटिलिटी कम होते रहती है, कम होते रहती है, कम होते रहती है, डिमिनिश डिमिनिश डिमिनिश, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। बस सिंपल सी बात आपको यहां समझनी है। एडिशनल बेनिफिट जो मुझे मिला था, मैं पानी पूरी कंज्यूम कर रहा था, लास्ट में सूखा पूरी से मुझे एडिशनल बेनिफिट मिला। ये जो एडिशनल बेनिफिट है जो एक पर्सन डिराइव करता है ना, विद अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक डिमिनिशेस, वो डिमिनिश होता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, विद इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो ये स्टेटमेंट है भैया, ये स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट which a person derives diminishes with increase in stock of the thing that he already has। इसको आप याद रख सकते हैं ABPDIS, 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 ABPDIS। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं और आपकी स्टेटमेंट में होने ही चाहिए। एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स, additional benefit person derives, D for diminishes, D for diminishes, D for diminishes, D for diminishes with increase in stock। याद रखिए दोस्तों, जो भी एडिशनल बेनिफिट एक पर्सन को मिलता है वो डिमिनिश होता है जैसे जैसे वो स्टॉक को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल मैं पानी का ग्लास ही ले लूं, तो पानी का ग्लास में पी रहा हूं, पहला ग्लास मैंने पिया, मुझे एक यूटिलिटी मिली, दूसरे ग्लास पे थोड़ी और यूटिलिटी मिली, तीसरे पे थोड़ी और यूटिलिटी मिली। जैसे जैसे मैं ग्लासेस इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी। यही ये लॉ समझा रहा है, क्योंकि आपका पेट भरता जाएगा, आप फुल होते जाएंगे और आपका सेटिस्फैक्शन टोटल सेटिस्फैक्शन में बदल जाएगा। दैट इज व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। याद रखिए दोस्तों, ये आखिरी लाइन है, इन शॉर्ट द मोर of a thing you have, the more of a thing you have, the more of a thing you have, the more of a thing you have, the less you want to have more of it, the less you want to have more of it, the less you want to have more of it। यानी जितना ज्यादा आप एक ही चीज को कंज्यूम करेंगे उतनी आपको और कंज्यूम करने की इच्छा कम हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट। द थिंग यू हैव, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में हमें दो नाम याद रखने हैं, प्रोफेसर गॉसन, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसके अलावा बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890। ये लॉ कैसा है तो भैया यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। भाई क्या बताता है, बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे सर, तो याद रखिए ABPDIS, एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन स्टॉक। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहां पर कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी हो रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। दोस्तों ये आपके सामने है कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स, और ये 8 पॉइंट्स हैं assumptions of law of DMU। जी हां दोस्तों, assumptions of law of DMU। ये assumptions जो हैं ये considerations के समान हैं, ये धारणाओं के समान हैं, जो assumptions मान करके अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को गढ़ा है, इस लॉ को बनाया है। लॉ बनाते समय ये assumptions बहुत मायने रखते हैं, और अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अगर लॉ को एक्सपीरियंस करना है
तो आपको ये assumptions को फॉलो करना पड़ेगा। और वही मैं आपको फिर से दोहरा दूं, लॉ क्या बोलता है भाई? लॉ बोलता है mu डिमिनिशेस, mu गिरता है गिरता है गिरता है, एडिशनल बेनिफिट कम होता है कम होता है कम होता है। तो वो कब कम होगा? जब आप डियर एचएससी पढ़ेंगे। आहा, डियर एचएससी, क्वेश्चन का नाम assumptions of law of DMU, आंसर का नाम डियर एचएससी, आंसर का नाम डियर एचएससी, आंसर का नाम डियर एचएससी, डियर एचएससी। क्वेश्चन का नाम है assumptions of law of DMU। ये कुछ धारणाएं हैं, कुछ assumptions हैं, कुछ considerations हैं जो अल्फ्रेड मार्शल ने किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है और डिमिनिश होने के लिए इन assumptions का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए हर assumption को बारीकी से समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है assumptions of law of DMU, आंसर का नाम डियर एचएससी। तो दोस्तों डियर एचएससी में कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं और इन 8 पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहां सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है, ये सबसे पहला पॉइंट है डी से डिविजिबिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल का लॉ क्या कहता है? लॉ बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन स्टॉक। ये उसका लॉ बोलता है। ये बोलता है अल्फ्रेड मार्शल की लॉ तभी एक्सपीरियंस किया जा सकेगा, तभी ट्रू होगा, तभी ये लॉ ट्रू होगा जब ये डी से डिविजिबल चीजों पे अप्लाई होगा। जी हां, डी से डिविजिबिलिटी, माय डियर स्टूडेंट्स, डी से डिविजिबिलिटी याद रखिए दोस्तों। डिविजिबिलिटी यानी अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज। कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा बड़ी है और डिविजिबल नहीं है, छोटे छोटे क्वांटिटीज में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी चीजों की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती है। मार्जिनल यूटिलिटी कब डिमिनिश होगी? जब आप एक के बाद एक लगातार 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 बार बार कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप पानी का ग्लास एक एक करके पी सकते हैं, बार बार पी रहे हैं। पानी पूरी आप खा सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, क्योंकि आप फुल हो जाएंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आप बोलेंगे नहीं बस। लेकिन कोई बड़ी चीज है जो डिविजिबल इन नेचर नहीं है, तो वो आप बार बार लगातार नहीं परचेज कर सकते। जैसे एक एसी है या रेफ्रिजरेटर है या टेलीविजन सेट है, तो ऐसी चीजों के केस में ये डिविजिबल ही नहीं है। तो एक बार लिया, बस अभी 5-6 साल चलेगा, बाद में लेंगे, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो सकती। और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का यहां पर अजम्पशन है, उसकी धारणा है कि यार द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। डियर एचएससी, डी फॉर डिविजिबिलिटी, डी फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तर जर वस्तू एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज अवेलेबल आहेत स्मॉल क्वांटिटीज मध्ये, तरच हा लॉ एक्सपिरियन्स केला जाऊ शकतो आणि एमयू जी है ती डिमिनिश होणार, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी अगर चीजें डिविजिबल इन नेचर हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, डियर एचएससी में आर से आता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है रैशनल पर्सन, नॉर्मल पर्सन, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। यहां पर कोई बेवड़ा है अगर तो उसके ऊपर लॉ लागू नहीं होता है। याद रखिए दोस्तों, ये लॉ सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन पे लागू होगा। ये नॉर्मल पर्सन एक्सपीरियंस कर पाएगा वो जो अपने वांट को ज्यादा सेटिस्फाई करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने सेटिस्फैक्शन को। और इसीलिए दोस्तों रैशनैलिटी भी एक अजम्पशन है। अल्फ्रेड मार्शल चाहता है कि ये लॉ सिर्फ रैशनल लोगों पर एक्सपीरियंस हो और रैशनल लोग ही इस लॉ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी rational. It means that his behavior is normal. His behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. अगर कोई ऐसा है जो अपना satisfaction को maximize नहीं करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो संतुष्ट हो जाते हैं तुरंत ही एक ही कमोडिटी कंज्यूम करने पे, उन पे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। सो बिहेवियर हैज टू बी रैशनल एंड ही शुड वांट टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन। बात करें दोस्तों डियर एचएससी में अगले आर की, तो 2 आर है यहां पर और दूसरा आर जो है वो है रीजनेबिलिटी। एकदम आसान सा चिंटू सा पॉइंट है। All units of commodity consumed are reasonable in size, are reasonable in size, are reasonable in size. Reasonable in size मतलब not too big, not too small, not too big, not too small, not too big, not too small। यानी अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा बड़ी है साइज में, तो वो भी आप बार बार कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और बहुत छोटी है तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं all the units of commodity consumed are
ऑफ रीजनेबल साइज, ये अजम्पशन, ये धारणा यहां पर बनाई गई है। दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए वस्तुओं की साइज, ऐसा यहां पर अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू हमने पढ़ लिया दोस्तों, क्या है लॉ? तो लॉ कहता है एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन स्टॉक, और वही इन अजम्पशंस के माध्यम से भी समझाने की कोशिश हमें अल्फ्रेड मार्शल कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं डियर एचएससी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है एच से होमोजेनिटी। दोस्तों याद रखिए, होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम 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 सेम, आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट। जो वस्तुएं सेम होंगी और उन्हीं को जब आप कंज्यूम कर रहे होंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी, लॉ एक्सपीरियंस किया जा सकेगा, लॉ ट्रू होगा, वरना लॉ फॉल्स हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि भाई मेरा लॉ अगर आपको एक्सपीरियंस करना है और ट्रू साबित करना है तो चीजें होमोजीनियस होनी चाहिए भाई। यानी आप पानी पूरी खा रहे हैं, अचानक से आप दही पूरी खाने लगेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। आपको पानी पूरी पे फोकस करना है, वही खाते रहना है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, डिमिनिश होगी, रिड्यूस होगी, और यही लॉ में समझाया गया है। जी हां दोस्तों, एच फॉर होमोजेनिटी, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर एग्जैक्टली होमोजीनियस। कैसा? एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। तो याद रखिए दोस्तों, साइज में, शेप में, कलर में, टेस्ट में वस्तु कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस यानी आइडेंटिकल होनी चाहिए। ये है अल्फ्रेड मार्शल का एक और अजम्पशन। डियर एचएससी में अगला पॉइंट है एस से, जो कि कहता है सिंगल वांट। एस फॉर सिंगल वांट, एस फॉर सिंगल वांट। दोस्तों ये अजम्पशन बहुत ही खास है और ये कहता है कि ऐसी वस्तुएं जो एक वांट को एक टाइम पे सेटिस्फाई करें ना, उनके ऊपर ये लॉ लागू होगा, ये लॉ ट्रू साबित होगा। अगर मल्टीपर्पस वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या सेवरल वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है कोई ऐसा प्रोडक्ट है, तो यहां पर गड़बड़ हो सकती है और मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो, वो तो बढ़ जाएगी। और लॉ कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होनी चाहिए, तो डिमिनिश तभी होगी जब सिंगल वांट सेटिस्फाई होगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज है जो बहुत सारे उपयोगों में आ रही है, सेवरल वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो ऐसे में लॉ ट्रू साबित नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। The law assumes an experience of a single want which is completely satiable यानी satisfiable at a given point of time। मतलब लॉ बोलता है कि ऐसी वस्तु, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कमोडिटी जो एक वांट को सेटिस्फाई करे, उसी पे लॉ ऑफ डीएमयू ट्रू साबित होगा, एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। तो एस फॉर सिंगल वांट। डियर एचएससी, डियर एचएससी, डिविजिबिलिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी। एच फॉर होमोजेनिटी, और अभी अभी हमने देख लिया एस फॉर सिंगल वांट। चलिए अब पढ़ लेते हैं आगे के पार्ट्स, और यहां पर दोस्तों 3 सी हैं। पहला सी जो निकल करके आता है वो है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, कार्डिनल मतलब नंबर्स। अब एग्जैक्टली अगर आपको याद हो, हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में पढ़ा था दोस्तों, एच फॉर हाइपोथेटिकल। मिसेस भिड़े में एच फॉर हाइपोथेटिकल, ये पॉइंट हमें ये समझाता था कि यार यूटिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे गिन सकें, नाप सकें या तोल सकें, वजन कर सकें। ये एक्सपीरियंस की जाने वाली चीज है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर इसे गिनना पॉसिबल तो नहीं है, इसे मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है। आपने 1 गिलास पानी पिया, आपको 2 लीटर अच्छा लगा, 5 लीटर अच्छा लगा, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल कुछ भी बोल सकता है और इसीलिए ये अज्यूम करता है कि आपको समझाने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, कैलकुलेशंस और हिसाब किताब लगाने के लिए कितना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो यहां पर कार्डिनल मेजरमेंट का अजम्पशन करता है। एक्चुअली में अजम्पशन है ये, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट तो होता नहीं है यूटिलिटी का, लेकिन यहां अल्फ्रेड मार्शल मेजरमेंट करते हैं ताकि आप सभी को ये लॉ आसानी से समझा सकें। यस, द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड, हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल to know and compare the utility derived from each unit of a commodity। यानी आपको एक्चुअल में तो यूटिलिटी कितनी है वो पता नहीं चल सकता, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल इसे कार्डिनली मेजर करके आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशंस आसान बनाते हैं और आपको समझने में भी इजी हो, इसलिए उन्होंने कार्डिनल मेजरमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों डियर एचएससी में पहला सी है कार्डिनल मेजरमेंट। बढ़ते हैं आगे और आखिरी 2 पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये वो अजम्पशंस हैं जो कंसीडरेशंस के रूप में सामने आते हैं और अल्फ्रेड मार्शल इन अजम्पशंस
assumptions के जरिए, डियर HSC के जरिए वो अपने लॉ को ट्रू प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर अगला सी जो है वो है कंटिन्यूटी। बहुत ही जबरदस्त और आसान सा पॉइंट, सी फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार। दोस्तों आपके पास एक चॉकलेट है, डेयरी मिल्क सिल्क, आपने उसमें से 2 पीस निकाले, खाए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसे फ्रिज में रखा और सोचा कल बाकी का खाऊंगा। दोस्तों आप दूसरे दिन उठे, फ्रिज खोला, आपने फिर से सिल्क निकाली, आपने 2 पीस खाए, बोले बस मजा तो आ रहा है, कल खाऊंगा बाकी का। दोस्तों जब देयर इज अ टाइम इंटरवल, हर बार यूटिलिटी बढ़ेगी। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए, डिमिनिश होनी चाहिए, और वो तभी कम होगी, तभी डिमिनिश होगी जब सी से कंटिन्यूअस इन नेचर होगा, यानी कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूटी में होगा। अगर आप बीच में टाइम गैप ले लेंगे, कंज्यूम करते वक्त आप चीजें फ्रिज में रख देंगे, आराम से कंज्यूम करेंगे, बोले बाद में करता हूं, बाद में, तो हर बार दोस्तों यूटिलिटी तो बढ़ेगी, हर बार यूटिलिटी इंक्रीज होगी, देन द लॉ विल बी फॉल्स, लॉ ट्रू नहीं होगा। और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं दैट ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड in quick succession without any lapse of time, without any lapse of time, without any lapse of time, without any lapse of time। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, तो ये है सी से कॉन्स्टेंसी। जी हां, सी से कॉन्स्टेंसी की बात करें तो यार पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, अल्फ्रेड मार्शल का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में ही अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी वो पहले ही अज्यूम कर रहे हैं कि कंजम्पशन के दौरान बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, जैसे कि कस्टमर की इनकम, कंज्यूमर जो है उसकी इनकम बढ़ गई तो वो कोई दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेगा, फिर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। लॉ बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए, तो कम तब होगी जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, जैसे टेस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, प्रोफेशन, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी। ये सारे असम्पशंस इसी के लिए हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो और लॉ एक्सपीरियंस किया जा सके, और इसीलिए ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, habits, choices, likes and dislikes of a consumer should remain constant। तो दोस्तों बात बहुत सिंपल है कि ये कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, वरना लॉ जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा। आखिरी लाइन भी बहुत जबरदस्त है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। यहां पर यह भी अज्यूम किया गया है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट है, वो ना कम होती है ना बढ़ती है। और यहां पर एक बहुत जबरदस्त बात कंप्लीट होती है, डियर HSC। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपको समझ आ रहे होंगे। डी से डिविजिबिलिटी, आर से 2 पॉइंट्स रैशनलिटी और रीजनेबिलिटी, HSC के असम्पशंस जो हैं वो हैं होमोजेनिटी, सिंगल वांट, और 3C में कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लॉ ऑफ DMU का इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और असम्पशंस को आज की वीडियो में हमने कवर किया है। अगले वीडियो में हम शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अपना प्यार बरकरार रखेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारी डिजिटल फैमिली से जुड़ सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर ढेर सारे नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर सुपरस्टार बैच चल रहा है बॉस। ये सुपरस्टार बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं विद दिस कोड सुपरस्टार23। ये फ्री बैच है, एब्सोल्युटली फ्री फॉर महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। तो जरूर इस बैच से भी जुड़ जाइए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयश्वी। तो मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।